अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। Market demand. Demand for a good or service is defined as quantity of a good or service that a people are ready to buy at various prices within some given time period. Other factor beside price held constant. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मार्केट डिमांड होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मार्केट डिमांड बेसिकली क्वांटिटी है गुड की या सर्विस की जो कि लोग बाई करना चाहते हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एट वेरियस प्राइस। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में आपका कोई कैफेटेरिया है, उसमें फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा बिकता है। अब एक वीक के अंदर अगर पिज़्ज़े की प्राइस $2 है तो कितने लोग या कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो वो क्या होगी, डिमांड होगी पिज़्ज़े की एट $2। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम पिज़्ज़े की प्राइस जो है वो कम कर देते हैं, $1.5 कर देते हैं, तो फिर कितने लोग हैं वो रेडी होंगे पिज़्ज़ा खाने के लिए एक वीक के अंदर, वो क्या होगी, पिज़्ज़े की डिमांड होगी आपकी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। अब मार्केट डिमांड क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी दैट बायर्स आर रेडी टू बाय। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है रेडी। रेडी का क्या मतलब है कि जो लोग हैं वो विलिंग है, उनका टेस्ट है या उनकी प्रेफरेंस है कि वो सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं एंड दे आर एबल टू डू, कि उनके पास पैसे भी हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैफेटेरिया में फॉर एग्जांपल अगर पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो अगर वो अपनी मर्जी से खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा, तो फिर ही वो एक मार्केट डिमांड को शो करेगा। और अगर उनके पास इतने पैसे हैं कि वो पिज़्ज़े को अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ही हम कहेंगे कि ये पिज़्ज़े की डिमांड है कैफेटेरिया में और इतने पिज़्ज़े जो हैं वो स्टूडेंट्स एक वीक में खाना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे जाके मज़ीद इसकी मार्केट डिमांड के हवाले से पढ़ते हैं। अब ये जो टेबल है इसमें उन्होंने दिखाया कि 3 लोग हैं और 3 लोगों की वो देख रहे हैं कि एक हफ्ते में वो कितने पिज़्ज़े खा सकते हैं। एक है D1, D2, D3। $2 पे D1 जो है ही इज़ नॉट विलिंग टू बाय अ पिज़्ज़ा। D2 जो है वो 2 पिज़्ज़े खाना चाहता है, D3 3 खाना चाहता है। इस तरह अगर आपकी यूनिवर्सिटी में हम देखें तो वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक हफ्ते में कितना पिज़्ज़े टोटल खाना चाहते हैं, तो वो क्या होगी, टोटल मार्केट डिमांड होगी पिज़्ज़े की आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें और जो प्राइस है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इनवर्स से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल जब पिज़्ज़े की प्राइस $2 है और जब पिज़्ज़े की प्राइस $1 है, तो एट प्राइस $2 जो डिमांड है पिज़्ज़े की वो कम होगी एज कंपेयर टू एट $1। फॉर एग्जांपल $2 पे 500 स्टूडेंट्स आर विलिंग टू बाय पिज़्ज़ा इन योर यूनिवर्सिटी, तो $1 पे 500 से ज़्यादा लोग विलिंग होंगे पिज़्ज़ा डिमांड करेंगे या पिज़्ज़ा खाने के लिए। इसका जैसा कि हम ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे इस वजह से आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है पिज़्ज़े की, उसी तरह से जो डिमांड है या जो लोग विलिंग है बाय करने के लिए पिज़्ज़ा, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एट $7 अगर पिज़्ज़े की प्राइस हो, तो ग्राफ हमें बताता है कि नो वन इज़ विलिंग टू बाय पिज़्ज़ा बिकॉज़ कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे उसकी प्राइस में कमी आती है, $6 पे होता है, $5 पे होता है, $4 पे होता है, उसी तरह जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है पिज़्ज़े की मार्केट में वो इंक्रीज़ कर जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अब कई ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि लॉ ऑफ डिमांड अपहेल्ड नहीं होता, क्योंकि लाजमी नहीं है कि बंदे जो हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड को एसोसिएट करें प्राइस के साथ। आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम देखते हैं कि एक चीज़ की प्राइस कम है तो हम कहते हैं कि मे बी उसकी क्वालिटी भी बुरी हो। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। कई जगह पे ये अप्लाई नहीं भी होता, लेकिन मोस्टली इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड ही अप्लाई होता है
और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, और कैसे जब किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाती है। तो ये रिलेशनशिप क्या है, इन्वर्स है, और ग्राफ में भी आप देख सकते हैं फिगर 3.1 में कि जैसे ही पिज़्ज़े की प्राइस कम हो रही है उसी तरह पिज़्ज़े की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं पिज़्ज़ा खाना। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज होती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाती है। लेकिन खाली प्राइस ही ओनली फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम चीज़ों को डिमांड करते हैं या बाई करते हैं। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से हम चीज़ें खरीदते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब पिज़्ज़ा खाली हम इस वजह से नहीं खाते कि उसकी प्राइस कम है या ज़्यादा है, बल्कि हम पिज़्ज़ा इस वजह से खाते हैं कि हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है, वो हेल्दी है, इस वजह से खाते हैं। मे बी हमने टीवी पे देखी उसकी एडवर्टाइजमेंट तो फिर हमने खाया पिज़्ज़ा। तो देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस जिसकी वजह से हम चीज़ों को बाय करते हैं या खरीदते हैं या उनकी डिमांड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो उसको पिज़्ज़े का टेस्ट ही पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो मैटर नहीं करता कि पिज़्ज़े की प्राइस $1 है या $2 है या $3 है। वो तो कभी पिज़्ज़ा नहीं खाएगा क्योंकि उसको तो उसका टेस्ट ही पसंद नहीं है। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में देखते हैं, तो हमारे रिलीजन में पिग का मीट खाना फॉरबिडन है। तो पिग के मीट की प्राइस पाकिस्तान में जितनी भी कम हो जाए हम फिर भी नहीं खाएँगे, क्योंकि हमारे रिलीजन में फॉरबिडन है पिग खाना। तो इसलिए खाली प्राइस ही एक डिटर्मिनेंट नहीं है जो कि क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं, अदर भी फैक्टर्स होते हैं। एक आ जाता है इनकम ऑफ द पीपल। फॉर एग्जांपल अगर बंदों की इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो फिर वो कोई भी चीज़ जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड को वही इंसान खरीद सकता है जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो उसको अफोर्ड कर सके। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम 1000 या $1500 है, तो उनकी जो डिमांड है वो एक स्पेसिफिक होगी कि वो इतनी जो गोल्ड है वो खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी बंदों की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1500 से इंक्रीज करके $3000 हो जाती है, तो फिर उनकी जो डिमांड है फॉर गोल्ड वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं गोल्ड को खरीदना। सो जो इनकम है इट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन डिमांड। जैसे ही लोगों की इनकम इंक्रीज करती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि नो दे कैन डिमांड more product because they can afford more product. So income also plays an important role in quantity demanded. Prices of related goods. अब जो गुड्स या सर्विस होती हैं वो आपस में रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। वो या तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं या फिर बीइंग अ कम्प्लीमेंट हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट का। अब फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी में शवारमा और पिज़्ज़ा दोनों मिलते हैं, तो ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं। आप अपनी नीड को या अपनी जो हंगर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए पिज़्ज़ा खा सकते हैं या फिर शवारमा खा सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल शवारमे की प्राइस अगर इंक्रीज कर जाती है तो उससे क्या होगा कि शवारमे की डिमांड में कमी आ जाएगी, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जैसे ही किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। तो अब क्या होगा कि जैसे शवारमे की प्राइस इंक्रीज की है उसकी डिमांड में कमी आ गई है, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, उसकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सी है, पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़े की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि शवारमे की डिमांड में कमी आ गई थी और लोग शवारमे से पिज़्ज़े पे शिफ्ट हो गए। अब सेकंड है कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। अब जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो हैं ये आपस में हैं कंप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन दोनों में से अगर किसी एक की प्राइस में
कमी आती है तो उसका डायरेक्ट असर दोनों पे पड़ेगा और दोनों की डिमांड इंक्रीज कर देगी। और अगर इन दोनों में से किसी एक की प्राइस इंक्रीज करेगी तो उसका असर भी दोनों पे पड़ेगा और दोनों की डिमांड में कमी आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इनमें और सब्स्टिट्यूट में फ़र्क है। कंप्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से अगर किसी दो प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, किसी एक की प्राइस अगर इंक्रीज करती है तो उससे क्या होगा कि दोनों की डिमांड में कमी आ जाएगी। और अगर किसी इन दोनों में से अगर किसी एक की प्राइस डिक्रीज करती है तो उसका असर ये होगा कि दोनों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सॉफ्टवेयर की भी और हार्डवेयर की भी। सेकंड आ जाता है हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो फ्यूचर में प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो जो उस प्रोडक्ट की करंट डिमांड होगी उसमें भी इंक्रीज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आज अगर वीट की जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ पर मन है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे नेक्स्ट सीजन में या आफ्टर फ्यू मंथ्स वीट की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी और 3000 हो जाएगी, तो उसका असर करंट डिमांड पे पड़ेगा और करंट डिमांड वीट की इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से अगर एक मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उसका भी डायरेक्ट असर पड़ता है डिमांड पे और डिमांड भी इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं और वो 500 पिज़्ज़ा डिमांड करते हैं पर वीक, अगर फॉर एग्जांपल न्यू स्टूडेंट्स आने से आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद 1500 हो जाती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा पिज़्ज़े की डिमांड पे भी और पिज़्ज़े की डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतनी ज़्यादा इंक्रीज आ सकती है डिमांड में। जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो चेंज आता है डिमांड में उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन दी मार्केट डिमांड। अब देखें, जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं जैसे प्रेफरेंस या टेस्ट है, इंक्रीज इन इनकम है या डिक्रीज इन इनकम है, नंबर ऑफ बायर्स का में इंक्रीज या डिक्रीज है, इनकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे। अब ओरिजिनल लाइन जो है हमारी वो है D1। D1 में हम देखते हैं कि चेंज आ रहा है जैसे प्राइस डिक्रीज करती है डिमांड इंक्रीज करती है, तो वो क्या है, अलोंग दी लाइन में चेंज आ रहा है ड्यू टू प्राइस के डिक्रीज होने। अब लेकिन फॉर एग्जांपल एक जैसे पिज़्ज़े की हमने मिसाल ली है, उसकी प्रेफरेंस या टेस्ट में लोगों लोगों की प्रेफरेंस इंक्रीज कर जाती है अगर फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा के लिए, तो क्या होगा कि उसकी डिमांड में शिफ्ट आ जाएगा और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए हमें फिर एक न्यू लाइन ड्रा करना पड़ेगी जो कि अपवर्ड होगी ओरिजिनल लाइन के, D1 से ऊपर होगी, क्योंकि अब क्या हुआ है डिमांड डिक्रीज कर गई है। अगर अब हम कोई एक प्राइस लेते हैं जैसे 5 रुपीज लेते हैं और उसको कट करते हैं D1 से और D2 से, तो हम देखते हैं कि D1 पे एट 5 रुपीज कम क्वांटिटी डिमांडेड थी और D2 पे अगर वो 5 रुपीज की लाइन जो पैरेलल है उसको हम कट करें तो अब ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड है एट 5 रुपीज, क्योंकि अब लोगों की जो प्रेफरेंस है पिज़्ज़े के लिए वो इंक्रीज कर गई है, या अदर फैक्टर्स लाइक इनकम लोगों की वो इंक्रीज कर चुकी है, या नंबर ऑफ बायर्स हैं वो इंक्रीज कर चुके हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें अगर नेगेटिव शिफ्ट आता है, जैसे लोगों की जो प्रेफरेंस है पिज़्ज़े के लिए वो अगर डिक्रीज कर जाती है, या लोगों की जो इनकम है वो डिक्रीज कर जाती है, ओवरऑल नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि डिमांड शिफ्ट कर जाएगी डाउनवर्ड्स, और जो D3 वाली लाइन है वो हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें फिर ये है कि एट ₹5 जो है, अब कम लोग, जब हम 5 रुपीज से एक पैरेलल लाइन बना के कट करने की कोशिश करेंगे लाइन को, तो हमें पता लगेगा एट 5 रुपीज अब कम लोग पिज्ज़ा डिमांड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू D1। ठीक है, तो जो चेंज नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से आता है डिमांड में उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन मार्केट डिमांड, और उसके लिए हमें एक नई लाइन जो है वो बनानी पड़ती है ए, अपने ग्राफ ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मार्केट सप्लाई।
मार्केट सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि दिस इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट पीपल आर रेडी टू सेल एट वेरियस प्राइसेस विद इन सम गिवन टाइम पीरियड। और अदर जो फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा वो अगर कांस्टेंट हैं तो। अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कहता है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो उसकी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज कर जाती है, जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो भी इंक्रीज कर जाती है। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज कर जाती है। तो ये डिफरेंस है लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड से। देखिए अगर आप से सोचें तो जो एक सप्लायर है वो कब अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई को ज़्यादा करना चाहेगा, जब उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। और प्रॉफिट मार्जिन कब ज़्यादा होगा, जब उसकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसका जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक है विद प्राइस। अब जैसे कि हमने मार्केट डिमांड में पढ़ा था, सेम उसी तरह ही मार्केट सप्लाई में वो चेंज जो कि प्राइस की वजह से आता है वो अलोंग दी कर्व होता है, ठीक है, अलोंग दी सप्लाई कर्व होता है। और जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज आता है मार्केट सप्लाई में उसको हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ दी सप्लाई कर्व। उसके लिए हमें फिर नई कर्व बनानी पड़ती है, जैसा कि हमने मार्केट डिमांड में एक नई कर्व बनाते थे जो कि इंक्रीज को शो करती थी या डिक्रीज को शो करती थी। अब देखें ये जो टेबल है इसमें भी हम देख सकते हैं कि जब प्राइस $7 है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है उसी तरह से डिक्रीज हो रही है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब गुड की जो कॉस्ट होती है वो लेबर पे डिपेंड करती है कि लेबर को आपको कितना पैसा देना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आपकी कितनी है, कितना बेहतर आप मैनेज करते हो अपनी रिसोर्सेज को, आपकी जो मटेरियल है उसकी क्या कॉस्ट है, आप रेंट कितना दे रहे हो, डेप्रिसिएशन कितनी है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के डिटरमिन करती हैं कि आपकी यूनिट कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्ट की। और सेकंड आ जाता है टेक्नोलॉजी। जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी उतनी इजीली आप अपना जो इनपुट है उसको आउटपुट में चेंज कर सकते हैं इफेक्टिवली। सो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी यूनिट प्राइस की। इसी तरह से अगर आपकी लेबर जो है उसकी वेजेस कम होंगी और अगर आप अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यूनिट प्राइस की वो कम हो जाएगी। सो तो अगर आपकी यूनिट प्राइस जो है वो कम होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी सप्लाई पे, और सप्लाई आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जब आपकी यूनिट प्राइस कम होगी तो इट इज़ ईजियर फॉर द सप्लायर टू मेक मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज। सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की डिक्रीज होती है उसी तरह से आपकी जो मार्केट सप्लाई है क्वांटिटी की वो इंक्रीज कर जाती है। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेलर। अगर फॉर एग्जांपल एक सेलर है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, लाइक पिज़्ज़ा ऑफर कर रहा है और हॉट डॉग ऑफर कर रहा है, तो अगर हॉट डॉग की प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो जो सप्लायर है या जो प्रोड्यूसर है वो सोचेगा कि मैं अपना जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन हॉट डॉग की तरफ कर देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हॉट डॉग प्रोड्यूस करता हूँ, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकूँ। सो जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाती है उधर जो प्रोड्यूसर है या सप्लायर है वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर देता है सो दैट उसकी प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर सके। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर जो सप्लायर है उसको पता लगे कि फ्यूचर में उसकी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो जो सप्लायर है मोस्टली वो ये करते हैं कि अपनी जो मार्केट सप्लाई है उसको डिक्रीज कर देते हैं, करंट मार्केट सप्लाई को। उनका ये करने का मकसद ये होता है कि जब फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी तब हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉर एग्जांपल
अगर जो सेलर है उसको पता चलता है कि जो व्हीट है उसकी प्राइस वन आफ्टर 1 मंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने पास होल्ड कर लेगा व्हीट को और सेल नहीं करेगा मार्केट में। वो कहेगा कि जब 1 मंथ के बाद प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तब मैं अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लेके आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँगा। सो क्या होता है कि फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज होने का चांस हो, तो जो प्रेजेंट सप्लाई है क्वांटिटी की मार्केट में वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अगर इसको आप वाइस वर्सा उल्टा कर लें तो डिफरेंट हो जाएगी चीजें। ठीक है, फिर आ जाता है नंबर ऑफ सेलर्स। जितने ज्यादा सेलर्स होंगे मार्केट में उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में एक चीज मार्केट में अवेलेबल होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी सप्लाई होगी। फिर आ जाता है वेदर कंडीशंस। अच्छा, जैसे वेदर कंडीशन खराब हो जाती है, जैसे फ्लड का खतरा होता है या सीजनल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है या ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फ्लड्स आते हैं या अर्थक्वेक आ जाता है, तो उससे क्या होता है, सप्लाई मुतासिर होती है और बैड वेदर कंडीशंस में सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। स्पेशली ये हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि उनका डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है वेदर कंडीशंस पे। और अगर वेदर गुड होता है तो फिर अपोजिट इम्पैक्ट होता है। गुड वेदर में लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, इस वजह से जो सप्लायर हैं वो भी अपनी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब ये जो ग्राफ्स हैं ये मार्केट सप्लाई के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब जो S1 है इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है उसी तरह से मार्केट सप्लाई क्वांटिटी की इंक्रीज कर जाती है। ये हमें बता रहा है S1 की जो कर्व है उसमें चेंज आ रहा है, जैसे विद चेंज इन प्राइस क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। जो प्राइस है वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पे और जो क्वांटिटी है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो पूरे इकोनॉमिक्स में जो प्राइस है उसको वाई एक्सिस पे ही लिया जाता है और जो क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। अब जो S1 के अलावा S2 या S3 है ये बता रहे हैं हमें शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई। जो शिफ्ट है वो किस वजह से होता है, वो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े हैं। उनमें आ जाता है कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, वेदर कंडीशंस आ जाते हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाते हैं, गुड बैड वेदर कंडीशन आ जाता है, और जितने भी हमने वो डिफरेंट नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं, जिनकी वजह से मार्केट सप्लाई जो है वो शिफ्ट होती है, हमें नई कर्व बनानी पड़ती है। जबकि S1 जो है वो चेंज हमें बता रहा है ड्यू टू प्राइस एंड अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। सो ये ग्राफ को आप जरा गौर से देखें कि ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे प्राइस इंक्रीज करती है उसके साथ साथ ही क्वांटिटी इंक्रीज करती है। और जो लॉ ऑफ डिमांड था उसमें जो ग्राफ है वो अप से डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज करती है। सो मार्केट सप्लाई में प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और मार्केट डिमांड में क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है फिर लाइन ऊपर से नीचे आती है, और जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जैसा कि मार्केट सप्लाई में है फिर लाइन नीचे से ऊपर जाती है। तो ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है, और ग्राफ को आप ज़रा गौर से देखें तो मार्केट सप्लाई का भी सामने रखें और मार्केट डिमांड का भी सामने रखें, तो फिर आप उसको बेहतर चीज़ों से एनालाइज कर सकते हैं। जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है उसको भी आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है कि जो मार्केट डिमांड में क्वांटिटी आती है वो क्या है, कि जो इंडिविजुअल्स हैं मार्केट में बायर हैं उन्होंने जो क्वांटिटी डिमांड की है मार्केट में, जो वो परचेज करना चाहते हैं, मार्केट डिमांड वाले ग्राफ में वो आती है एक्स एक्सिस पे। जबकि मार्केट सप्लाई में जो क्वांटिटी नीचे आ रही है वो है बेसिकली वो क्वांटिटी जो कि सप्लायर सप्लाई कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि क्वांटिटी कौन सी है। मार्केट सप्लाई वाले ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है ये वो क्वांटिटी है जो कि सप्लायर मार्केट में सप्लाई कर रहा है, और मार्केट डिमांड के ग्राफ में जो क्वांटिटी है एक्स एक्सिस में वो क्वांटिटी है जो कि
बायर डिमांड कर रहा है कि उसको मिलनी चाहिए या वो परचेज करना चाहता है। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब हमने डिमांड के भी ऐसे डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए हैं जिनकी वजह से डिमांड की कर्व शिफ्ट होती है, और सप्लाई की भी पढ़ ली है। इस टेबल में उनकी समरी दी गई है। डिमांड में आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आ जाती है लोगों की इनकम, आ जाती है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आ जाते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अमंग बायर्स, आ जाते हैं नंबर ऑफ बायर्स, आ जाते हैं। जबकि सप्लाई में मेन आ जाता है कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अमंग सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स और वेदर कंडीशन। सो जब भी ये जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं ये चेंज होंगे, तो हमारी डिमांड की कर्व या जो हमारी सप्लाई की कर्व जो है वो शिफ्ट होगी राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स, या आप उसको कह सकते हैं अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। वो किस तरह से शिफ्ट होगी वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में पिछली स्लाइड्स में। लेकिन ये है कि अब आपने ये फाइव फाइव डिफरेंट जो डिटर्मिनेंट्स हैं मेजर, उनको आपने मेमोराइज करना है, माइंड में रखना है और देखना है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं। ठीक है। मार्केट एक्लिब्रियम। अच्छा, अभी आप अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक लाइन है जो कि मार्केट डिमांड को शो कर रही है और एक लाइन है जो कि मार्केट सप्लाई को शो कर रही है। अब दोनों लाइंस जिधर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो पॉइंट है मार्केट एक्लिब्रियम का। इस पॉइंट के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल है टू द क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसके जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो एक प्राइस आ जाएगी। सो द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इज नोन एज एक्लिब्रियम प्राइस। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो $4 है दैट इज एक्लिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी है 300 क्वांटिटी दैट इज एक्लिब्रियम क्वांटिटी। $4 के प्राइस पे जो 300 क्वांटिटी है वही डिमांड कर रहे हैं कस्टमर्स, और 300 ही क्वांटिटी जो है वो सप्लायर्स सप्लाई कर रहे हैं। ये तो हो गया मार्केट एक्लिब्रियम की सिचुएशन। लेकिन लाजमी नहीं होता कि हर वक्त मार्केट एक्लिब्रियम की सिचुएशन हो मार्केट में। अब एक सिचुएशन होती है सरप्लस की और एक सिचुएशन होती है शॉर्टेज की। अब सरप्लस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो प्राइस है वो हायर होती है देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। फॉर एग्जांपल $5 जो है दैट इज हायर देन $4। अब $5 की प्राइस पे क्या होगा कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज्यादा हो जाएगी देन क्वांटिटी डिमांडेड, और मार्केट में जो सिचुएशन है वो क्या आ जाएगी, सरप्लस की आ जाएगी। अजाफी जो क्वांटिटी है वो मौजूद होगी मार्केट में, बिकॉज प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से हाई है। इसी तरह से जो सेकंड सिचुएशन है वो शॉर्टेज की हो सकती है। जैसा कि $3 है तो वो एक शॉर्टेज की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो एक क्वांटिटी डिमांडेड है कस्टमर्स की तरफ से वो ज़्यादा है, जबकि जो सप्लाई है सप्लायर्स की तरफ से वो कम है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे शॉर्टेज। देखिए जो एक फ्री मार्केट होती है उसमें सरप्लस और शॉर्टेज की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, और मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ एडजस्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब सरप्लस है क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस जो है वो हाई है, एट दैट टाइम अजाफी क्वांटिटी मौजूद होती है मार्केट में और बायर्स कम होते हैं। सो बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली जो प्राइस है उसमें कमी आने लग पड़ेगी, और जैसे ही प्राइस में कमी आएगी वी नो कि डिमांड ऑफ लॉ हमें बताता है कि डिमांड में इजाफा हो जाएगा और ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे और वो जो अजाफी क्वांटिटी मौजूद है मार्केट में उसको बाय कर लेंगे, और ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो हायर से लो होके मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इसी तरह से जब शॉर्टेज है, ज़्यादा डिमांड है चीज़ों की, लेकिन जो सप्लायर है उसके पास कम सप्लाई है, तो फिर भी ऑटोमेटिकली ये होगा कि जो सप्लायर है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज उसको पता होगा कि अब मैंने मार्केट में ज़्यादा माल फेंकना है,
और वो माल को ज़्यादा फेंकेगा और डिमांड जो कि क्योंकि पहले से ही मौजूद थी, सो उस वजह से जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे और एक प्राइस जो $3 है वो इंक्रीज करके $4 पे आ जाएगी। सो जब शॉर्टेज होता है तब जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई को ज़्यादा करता है क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में डिमांड मौजूद है और मेरी चीज़ अब महंगी बिक सकती है और ऑटोमेटिकली जो प्राइस है जो कि कम है $3 है वो इंक्रीज होकर $4 पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस पे आ जाएगी। सो ये जो फ्री मार्केट्स होती हैं जिनमें इंटरफेरेंस नहीं होती ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स की या गवर्नमेंट की या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, उनमें मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है और सरप्लस या शॉर्टेज की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। शॉर्ट रन मार्केट चेंजेस द रैशनिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। जब भी मार्केट जो है उसमें शॉर्टेज या सरप्लस होता है तो शॉर्ट रन कुछ चेंजेस आती हैं। जो प्राइस है वो अपने आप को एडजस्ट करती है और मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को रीच करती है। फॉर एग्जांपल जब शॉर्टेज की सिचुएशन होती है तो इट मीन्स के मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से उसकी शॉर्टेज है। तो उस वजह से एन इंक्रीज इन डिमांड कॉजेज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी टू राइज। क्योंकि शॉर्टेज है और जो सप्लायर है उसको पता है कि जो बायर है ही इज़ विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट, तो वो अपनी सप्लाई को ज़्यादा करता है और सप्लाई को ज़्यादा करने के लिए वो फिर प्राइस को भी ज़्यादा कर देता है और फिर क्या होता है कि एक हाई इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव हो जाती है शॉर्टेज की सूरत में। सेकंड सिचुएशन है सरप्लस की। सरप्लस का मतलब ये है कि जो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है या मार्केट में जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम हो चुकी है। अब जैसे ही मार्केट में क्वांटिटी की डिमांड कम होगी तो प्राइस जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि जो एडिशनल क्वांटिटी पड़ी है सप्लाई में उसको सेल करवाने के लिए ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी सो दैट कि जो डिमांड हो चुकी है कस्टमर्स की उसको इंक्रीज किया जा सके और वो जो सरप्लस मौजूद है मार्केट में उसको बायर्स खरीद सकें। तो ये होगी सेकंड सिचुएशन। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो जब इंक्रीज होती है सप्लाई की तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाती है क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होने से चांस होता है कि मार्केट में सरप्लस क्वांटिटी आ जाएगी प्रोडक्ट की और जिसकी वजह से जो डिमांड है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी और उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए प्राइस अपने आप कम हो जाएगी या फॉल कर जाएगी। और सेकंड एंड अदर सिचुएशन इज कि a decrease in supply causes equilibrium price to rise and quantity to fall। अब जैसे ही सप्लाई में डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी जो है मार्केट में वो कम हो जाएगी और मार्केट में जैसे ही क्वांटिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू बायर तो बायर ज़्यादा आ जाएंगे मार्केट में और फिर प्राइस अपने आप इंक्रीज कर जाएगी और अपने आप को एडजस्ट कर लेगी जितनी मार्केट में क्वांटिटी है उसके साथ। सो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं द रैशनिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। और शॉर्ट रन में जो एक मार्केट है उसका एम होता है कि हमने अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। ठीक है, वो डिफरेंट वे से अचीव कर सकता है। सरप्लस की सूरत में जो मार्केट है उसमें जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है सो दैट जो एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो सकें और शॉर्टेज की सूरत में जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज कर जाती है सो दैट न्यू क्वांटिटी जो है सप्लायर्स वो मार्केट में डालें सो दैट लोगों की या जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड पूरी हो सके। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। जब भी क्वांटिटी की जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो चेंज होती है तो उसका शॉर्ट रन भी एक इम्पैक्ट आता है और एक लॉन्ग रन में इम्पैक्ट आता है। उस पर उसका इम्पैक्ट सेलर पे भी आता है और बायर पे भी आता है। जो सेलर है फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो सेलर जो है
वो चाहता है कि मैं अपनी इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं क्योंकि इसकी प्राइस इंक्रीज कर चुकी है। तो वो अपनी जो रिसोर्सेज होती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है या लेबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है सो दैट वो अपनी क्वांटिटी की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके। वो ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं अपनी उनको कह लें कि ब्रूवे कार लाता है और अपने जो लेबर आवर्स है उनको बढ़ा सकता है। जो अपना रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है उसको बढ़ा सकता है सो दैट कि वो शॉर्ट रन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सके और जो मार्केट में प्राइस बढ़ी है प्रोडक्ट की उससे फ़ायदा उठा सके। इसी तरह से जो बायर है उसका भी शॉर्ट रन में जो प्राइस में चेंज आती है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है बायर पे। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस डिक्रीज कर गई है तो बायर जो है वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकूं। जैसा हम देखते हैं कि जब सेल लगती है क्लोथिंग ब्रांड्स पे तो ज़्यादा रश पड़ जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग विलिंग होते हैं फिर कपड़े खरीदने के लिए क्योंकि उनको पता है कि अब हमें सस्ते मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया शॉर्ट रन में जो इम्पैक्ट है वो आता है प्राइस के चेंज होने से। अब लॉन्ग रन में भी कुछ चेंजेस आती हैं प्राइस के चेंज होने से। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर गई है तो लॉन्ग रन में हो सकता है कि ज़्यादा प्रोड्यूसर्स या सेलर आ जाएं मार्केट में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए क्योंकि उनको पता है कि प्राइस इंक्रीज हुई है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एक जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस डिक्रीज करने लग पड़ी है तो फिर जो सेलर्स हैं वो मार्केट में से अपना वो जो कह लें कि प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो आउट जाने लग पड़ेंगे क्योंकि उनको पता है कि अब प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करके है और अब उनको इस प्रोडक्ट बनाने में या ये सर्विस डिलीवर करने में इतना फ़ायदा नहीं है। तो फिर जो एक्सेसिव सेलर है उस प्रोडक्ट के वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसी तरह से जो बायर हैं वो भी अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के चेंज होने से। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू या उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो हम एज अ बायर जो है शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ सो दैट हमें जो सस्ती चीज़ मिल रही है वो हम खरीदें। तो ये हो गया लॉन्ग रन में जो कि चेंज आता है प्राइस के चेंज होने से। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। अब ये है कि जैसे हमने एग्जांपल ली है पिज़्ज़ा एंड हॉट डॉग मार्केट की। जब पिज़्ज़े की डिमांड इंक्रीज करेगी और हॉट डॉग की डिमांड डिक्रीज करेगी तो जो सबसे पहला शॉर्ट रन में जो चेंज आएगी वो प्राइस में आएगी। बिकॉज अब पिज़्ज़े की डिमांड इंक्रीज होने से मार्केट में पिज़्ज़े की शॉर्टेज हो गई है जिसकी वजह से पिज़्ज़े की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी और हॉट डॉग जिसकी डिमांड डिक्रीज कर गई है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो जो प्राइस है वो सबसे पहले अफेक्ट होती है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में जो चीज़ अफेक्ट होती है उसको हम गाइडिंग फंक्शन कहते हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन में क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है। सबसे जो फर्स्ट चेंजेस आती हैं वो शॉर्ट रन में आती है और वो प्राइस में आती है और प्राइस जो है वो अपना रैशनिंग फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करता है और शॉर्टेज या सरप्लस की सूरत में सबसे पहले जो चेंज है वो प्राइस होती है। अगर एक चीज़ की डिमांड इंक्रीज कर गई है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज कर जाती है और अगर एक चीज़ की डिमांड डिक्रीज कर गई है तो उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली मार्केट में डिक्रीज कर जाती है। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन वाली मिसाल को अगर हम पीसी और हॉट डॉग वाली मार्केट से देखना चाहें तो इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल अगर पिज़्ज़े की डिमांड इंक्रीज कर जाती है मार्केट में तो हम देखेंगे कि शॉर्ट रन में भी उसकी चेंजेस आएंगे मार्केट में और लॉन्ग रन में भी उसकी चेंजेस आएंगे। शॉर्ट रन में ये चेंजेस आएंगे कि जो लोग हैं बिकॉज डिमांड इंक्रीज कर गई है पिज़्ज़े की तो वो जो सेलर हैं जो कि हॉट डॉग भी बना रहे हैं और जो कि पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं वो अपनी ज़्यादा रिसोर्सेज किसको एलोकेट कर देंगे पिज़्ज़ा बनाने में क्योंकि उनको पता है कि पिज़्ज़े की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और ज़्यादा लोग पिज़्ज़े को बाय करना चाहते हैं। तो वो हॉट डॉग्स बनाने बनाने में जो उनकी रिसोर्सेज लग रही हैं उनको शिफ्ट कर देंगे पिज़्ज़ा बनाने में क्योंकि पिज़्ज़े की जो मार्केट है वो इंक्रीज कर चुकी है, ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं पिज़्ज़े को।
अब पिज़्ज़े की डिमांड ज़्यादा होने से मार्केट में पिज़्ज़े की शॉर्टेज है। और जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है और जब प्राइस इंक्रीज़ करती है तो जो सप्लायर है वो भी क्वांटिटी को बढ़ा देता है। इसलिए पिज़्ज़े की जो मार्केट है उसमें उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से जो सेलर्स हैं उन्होंने भी अपनी रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर दी और ज़्यादा तवज्जो किस पे देने लग पड़े, ज़्यादा पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बनाने में, क्योंकि पिज़्ज़ा लोगों की डिमांड में है और लोग उसको बाय करना चाहते हैं। अब लॉन्ग रन में ये क्या होगा कि जो हॉट डॉग की मार्केट है वो क्योंकि डाउन है और पिज़्ज़े की मार्केट अप है, तो बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स आ जाएंगे मार्केट में पिज़्ज़े को सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान में नया-नया पिज़्ज़ा आया था तो हाल ही हम देखते थे कि कुछ ब्रांड्स हैं जो कि पिज़्ज़ा सेल करते थे, लेकिन अब हमें काफ़ी लोकल ब्रांड्स भी मिलते हैं जो कि पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक लॉन्ग रन इम्पैक्ट है पिज़्ज़े की डिमांड में इंक्रीज़ होने की वजह से कि अब बहुत ज़्यादा सेलर्स अवेलेबल है मार्केट में। इसी तरह से जो प्राइसेज़ हैं उन पे भी इफ़ेक्ट आता है। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो लॉन्ग रन में फिर एक्विलिब्रियम प्राइस जो है उस चीज़ की इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि शॉर्टेज का मतलब है कि उस चीज़ की डिमांड है। जब उस चीज़ की डिमांड है उसकी प्राइस भी फिर हाई हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक न्यू प्राइस सेट हो जाती है जिस पे वो चीज़ बिकने लग पड़ती है। अब लॉन्ग रन में अगर हम हॉट डॉग और पिज़्ज़े की मिसाल लें तो हॉट डॉग की मार्केट से जो रिसोर्सेज हैं वो शिफ्ट होगी पिज़्ज़े की तरफ और पिज़्ज़ा के बनाने के लिए वो यूज़ होने लग पड़ी, क्योंकि पिज़्ज़े की जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी। तो ये है शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन में फ़र्क। हमने पिज़्ज़े की मिसाल से भी इसको पढ़ा और बाकी जो है पिछली स्लाइड्स में डिफरेंट मिसालों के साथ इसको स्टडी किया। Short run and long run changes in supply in response to an initial change in demand. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अगर हॉट डॉग की डिमांड कम हो गई है तो सबसे पहले जो उसकी शॉर्ट टर्म चेंज उसमें आएगी वो ये होगा कि उसकी सप्लाई में कमी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग रन है उसमें वो जो उसकी सप्लाई है वो शिफ्ट कर जाएगी और जो मार्केट में कह लें कि लोग हॉट डॉग बनाते हैं उनकी या सप्लाई करते हैं हॉट डॉग, उनकी तादाद में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि ओवरऑल जो रिसोर्सेज यूज़ हो रही थी हॉट डॉग की सप्लाई के लिए वो सारी टोटली शिफ्ट हो गई हैं किसी और प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे कि हमारी मिसाल में हमने पिज़्ज़े की कहा था कि डिमांड हाई हो गई है, तो वो रिसोर्सेज जो पहले हॉट डॉग बनाने में इस्तेमाल होती थी वो अब शिफ्ट किधर हो गई हैं, पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और इनिशियल चेंज इन डिमांड की वजह से पहले सप्लाई में चेंज आया, सप्लाई कर्व में, और उसके बाद जो है वो सप्लाई शिफ्ट हो गई है ए, मिनिमम की तरफ, कम की तरफ, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स जो कि पहले हॉट डॉग बनाते थे वो अब मार्केट से आउट हो गए हैं। और सेकंड ग्राफ में हमें पता लग रहा है कि जो पिज़्ज़ा है उसकी डिमांड इंक्रीज कर गई है। तो उसकी डिमांड इंक्रीज होने से सबसे पहले जो इनिशियल या शॉर्ट टर्म चेंज आया वो ये है कि जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में पिज़्ज़े की वो इंक्रीज कर गई है। और सेकेंडली ये हुआ है कि जो सप्लाई है पिज़्ज़े की मार्केट में वो भी इंक्रीज कर गई है, क्योंकि बहुत सारे नए सप्लायर आ गए हैं मार्केट में पिज़्ज़े को बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अब पिज़्ज़े की डिमांड मार्केट में इंक्रीज कर चुकी है। सो लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन किधर हो जाएगी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए, क्योंकि पिज़्ज़े की डिमांड इंक्रीज कर की है मार्केट। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन चेंजेस इन डिमांड। अच्छा, जब आपकी सप्लाई में ही चेंज आएगा, जैसे सप्लाई S1 से S2 पे शिफ्ट होगी, तो उसका एक शॉर्ट टर्म पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, डिमांड पे भी पड़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड पे भी पड़ेगा और आपकी जो प्राइस है उस पे भी पड़ेगा। देखें, जैसे ही S1 से S2 पे गई तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज भी आ गई और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी आ गई। Q1 है जो कि फर्स्ट क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम की शिफ्ट सप्लाई की शिफ्ट होने से पहले। जैसे ही सप्लाई शिफ्ट होकर S2 पे जाती है तो हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इनिशियली Q2 पे आ जाती है। Q Q2 जो है वो कम है Q1 से,
क्योंकि सप्लाई कम होने से सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि मार्केट में एक चीज़ की सप्लाई कम हो गई है। जैसे ही इनिशियली सप्लाई कम होगी तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम लॉन्ग रन में हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज़रा कम हो जाएगी इनिशियल डिमांड बूम से, क्योंकि अब जो कह लें कि विद टाइम या विद पैसेज उसकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिक्रीज करके Q3 पे आ जाएगी और प्राइस P3 पे आ जाएगी। P3 प्राइस अगर आप देखें तो ये P1 से तो ज़्यादा है लेकिन P2 से कम है, क्योंकि इन लॉन्ग रन जो लोग हैं उन्होंने सप्लाई में फ़र्क पड़ने से अपनी जो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड है या उनकी जो डिमांड है उसमें भी लॉन्ग रन में शिफ्ट आ गया। इनिशियली तो उनकी डिमांड बढ़ी थी इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन विद टाइम वो सेटल होके एक इक्विलिब्रियम पे जाके सेटल होगी, जो कि P1 और P2 के दरमियान है। सो जब भी आप इनिशियल चेंज लेके आते हैं सप्लाई में, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता है डिमांड पे। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये है कि इनिशियली डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और बूम करती है, जिससे प्राइस भी बूम करती है, और इन लॉन्ग रन वो एडजस्ट होके एक नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। ठीक है, वो नॉर्मल लेवल जो है वो इनिशियली जो इक्विलिब्रियम प्राइस है P1 उससे तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपकी इनिशियल एकदम शॉर्ट रन में जो P2 की प्राइस बूम किया होता है उससे ज़रा कम होता है। तो एक मिड लेवल पे जाके बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है मार्केट में। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये ग्राफ में डिटेल से ये सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन चेंजेस आती है मार्केट में जब भी इनिशियल चेंज आता है डिमांड में या सप्लाई में। ठीक है, अब देखें चेंज किस तरह से आ सकता है। चेंज इस तरह से आ सकता है कि यहाँ तो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो गई है या फिर डिक्रीज हो गई है, या फिर उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई है, या फिर उसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है। तो इन सारी जो चेंजेस हैं इनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में भी आता है और लॉन्ग टाइम पीरियड में भी आता है। देखिए इनिशियली जब ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं, डिमांड लिंक्ड है सप्लाई के साथ, और ये दोनों आपस में किस चीज़ के साथ लिंक्ड है, प्राइस के साथ। तो जब हम किसी इनमें से एक फैक्टर को चेंज करेंगे डिमांड सप्लाई और प्राइस में से, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी दोनों पे पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में लिंक्ड है चीज़ें। अच्छा, जैसे ही डिमांड में इंक्रीज आता है तो उसका जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वो प्राइस पे ये पड़ता है कि प्राइस भी उस चीज़ की इंक्रीज कर जाती है, और लॉन्ग रन में उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, क्योंकि अब जो सप्लायर है उसको पता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस प्रोडक्ट को बनाता है और मार्केट में सप्लाई करता है, सो दैट ही कैन अर्न मोर मोर प्रॉफिट। अच्छा, अब सेकंड है जैसे कि डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड से क्या होता है कि प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो फॉल कर जाती है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी मार्केट में सरप्लस मौजूद होता है, तो उसकी डिमांड जो है उसके डिक्रीज होने से प्राइस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। और सप्लायर्स के लिए भी, क्योंकि अब उसकी डिमांड डिक्रीज हुई है, प्राइस डिक्रीज हुई है, तो वो बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता, और इवेंचुअली ये होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं वो भी मार्केट से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब इस प्रोडक्ट को बना के सेल करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये हो गया लॉन्ग रन में क्या हुआ कि सप्लायर्स जो हैं वो भी एग्जिट करने लग पड़े, और शॉर्ट रन में क्या हुआ कि डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइस पे असर पड़ा और प्राइस फॉल कर गई। अच्छा, अब थर्ड सिनेरियो है जबकि सप्लाई में इंक्रीज आ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे फौरी ये पड़ेगा कि प्राइस फॉल कर जाएगी, क्योंकि सरप्लस क्वांटिटी मार्केट में आ जाएगी, और उसका जो लॉन्ग रन इम्पैक्ट है वो पड़ेगा कस्टमर्स पे, क्योंकि अब कस्टमर्स के पास एक प्रोडक्ट जो है वो इवेंचुअली मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि सप्लाई उसकी ज़्यादा है, तो इवेंचुअली लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज होने लग पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इनहेज कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि देखें वही चीज़ अल्टीमेटली कस्टमर लेता है मार्केट से जो कि मार्केट में मौजूद होती है। सो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा मार्केट पे अगर एक चीज़ की सप्लाई इंक्रीज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो डिमांड है लॉन्ग रन में वो भी उस प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, फोर्थ सिनेरियो है कि डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज प्राइस टू राइज, क्योंकि जैसे ही अब एक चीज़ है अगर वो मार्केट में डिमांड में थी
लेकिन उसकी सप्लाई एकदम से कम हो गई है तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है सप्लाई के डिक्रीज होने का, क्योंकि अगर एक चीज़ जो है वो आप मार्केट से बाय करना चाहते हो लेकिन वो मार्केट में मौजूद ही नहीं है, तो आप अदर ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट कर जाओगे और सब्स्टिट्यूट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने लग पड़ोगे। सो एकदम से जब सप्लाई कम होती है मार्केट में, उससे प्राइस तो इंक्रीज होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर तक सप्लाई में कमी आती रही तो फिर लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चेंज होने लग पड़ता है और लोग जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की तरफ जाने लग पड़ते हैं। सो ये सारी समरी है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की, किस तरह से जो चेंज होता है डिमांड में या फिर सप्लाई में वो किस तरह से प्राइस को इम्पैक्ट करती है और किस तरह से लॉन्ग रन लोगों की प्रेफरेंसेस को इम्पैक्ट करती है और किस तरह से चेंजेस आती है मार्केट में। थैंक्स, दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर।